नमस्कार, स्वागत है आपका डीके हिंदी नॉवेल्स एक्सप्लेन चैनल पर, जहां हर दिन आपको सुनने को मिलती है अलग अलग नॉवेल्स की दमदार ऑडियो बुक्स, वो भी पूरी कहानी के साथ। तो जुड़िए हमारे साथ हर दिन एक नई कहानी के लिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट में बताइए कहानी कैसी लगी और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए। ये है डीके हिंदी नॉवेल्स एक्सप्लेन, चैप्टर 28, ग्रीन स्पिरिचुअल फ्रूट। जैसे ही शॉकिंग इलेक्ट्रिसिटी स्वॉर्ड आर्ट्स का प्रदर्शन हुआ, अथर्वसेन की लंबी तलवार स्वतंत्र रूप से चल रही थी और उसका शरीर अत्यंत लचीला और सुंदर दिख रहा था। शॉकिंग इलेक्ट्रिसिटी स्वॉर्ड आर्ट्स के साथ एग्जिटिंग क्लाउड सटेप का भी प्रदर्शन हो रहा था। उसका हर कदम लगभग 4 या 5 मीटर लंबा था, कभी बाईं ओर, कभी दाईं ओर, कभी अचानक आगे तो कभी पीछे। उसके कदम अजीब लग रहे थे और बेहद तेज थे, किसी भी देखने वाले की आंखों के लिए वे एक धुंध की तरह बन गए थे। झरना लियू एक ओर से देख रही थी और अनजाने में ही सिर हिला दिया। अगर वह अपनी कल्टिवेशन को बॉडी रिफाइनिंग टियर के 7th स्टेज तक दबा दे तो वह निश्चित रूप से अथर्वसेन जितना अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाएगी, बल्कि वह अब तक चारों ओर से खतरे में घिर चुकी होती। आखिरकार अथर्वसेन और उसके विरोधी के बीच 2 स्टेज का बड़ा अंतर था, और ऊपर से विरोधी एक राक्षसी जानवर था। आमतौर पर किसी मार्शल आर्टिस्ट और राक्षसी जानवर के बीच की लड़ाई में मार्शल आर्टिस्ट को जीतने के लिए कल्टिवेशन में थोड़ा लाभ होना जरूरी होता है। अगर दोनों का कल्टिवेशन स्तर समान हो तो मार्शल आर्टिस्ट के हारने की संभावना अधिक होती है। आखिर हर मार्शल आर्टिस्ट कोई युद्ध प्रतिभा नहीं होता। अथर्वसेन की तलवार की चालें और भी ज्यादा प्रवाहमयी हो रही थीं। उसके कदम स्वाभाविक और सहज थे, जैसे वह लड़ाई का आनंद ले रहा हो। अपने पिछले जीवन में उसने वास्तव में अल्केमी के मार्ग पर बहुत अधिक ध्यान दिया था। मार्शल आर्ट्स के मामले में वह केवल कल्टिवेशन स्तर की परवाह करता था। उसकी पूरी चढ़ाई मार्शल आर्ट्स की बस एक सतही समझ भर थी। लेकिन इस बार जब वह फिर से मार्शल आर्ट्स के मार्ग पर चला तो उसने अचानक जाना कि मार्शल आर्ट्स वास्तव में बहुत दिलचस्प भी हो सकते हैं। सड़ा हुआ रक्त भेड़िया उसका मुकाबला करने वाला साथी बन गया था, जिससे उसे अपनी चालों का दिल खोलकर अभ्यास करने का मौका मिला, तथा शॉकिंग इलेक्ट्रिसिटी स्वॉर्ड आर्ट्स पर उसकी पकड़ मजबूत हुई। 10 मिनट बाद सड़ा हुआ खूनी भेड़िया पहले से ही कट और चोटों से भरा हुआ था। इससे वह बहुत भयभीत हो गया। ये दिखने में कमजोर इंसान वास्तव में बहुत शक्तिशाली था। वह पीछे हटना नहीं चाहता था, लेकिन उसे और भी ज्यादा डर था कि न केवल वे दोनों उसके नुकीले दांतों का शिकार बन जाएंगे, बल्कि वह खुद भी इन 2 इंसानों का भोजन बन जाएगा। कोई रास्ता नहीं है, अथर्वसेन जोर से हंसा। तलवार उसकी इच्छानुसार चली। ठंडी रोशनी की चमक के बीच तलवार ऊर्जा की 2 झलकियां एक साथ जारी की गईं। तलवार ऊर्जा की 2 झलकियां। वह अंततः टूट गया था। पू खून के छींटे पड़े, जैसे सड़े हुए खूनी भेड़िए की गर्दन पर अचानक लाल फूल खिल गया हो। उसका बड़ा शरीर जोरदार आवाज के साथ नीचे गिर गया। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं, मानो उसे अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि बॉडी रिफाइनिंग टियर के 7th स्टेज पर मौजूद एक इंसान वास्तव में उसे मार सकता है। राक्षसी जानवरों की बुद्धि का स्तर बहुत ऊंचा था। शक्तिशाली राक्षसी जानवरों की बुद्धि संभवतः मनुष्य के बराबर भी हो सकती थी। अथर्वसेन ने सिर हिलाया। तलवार ऊर्जा की 2 चमक की शक्ति वास्तव में बहुत बड़ी थी। पहले तलवार ऊर्जा की एक झलक उसे केवल सड़े हुए रक्त भेड़िए के साथ बराबरी पर लड़ने की अनुमति देती थी, लेकिन 2 झलक ने उसे एक पल में मारने की अनुमति दी। जैसा कि अपेक्षित था, भले ही साधना का स्तर समान था, फिर भी विभिन्न मार्शल आर्टिस्ट्स की वास्तविक ताकत में एक बड़ी विसंगति हो सकती है। बगल में झरना लियू एक बार फिर शॉक में आ गई। बस इतना ही समय लगा और अथर्वसेन तलवार ऊर्जा की एक झलक से 2 तक पहुंच गया। अगर उसके चाचा को इस बारे में पता होता तो क्या वह नदी में कूदकर खुद को डुबोने की हद तक शर्मिंदा नहीं होता। चूंकि उसके चाचा ने तलवार ऊर्जा की 4 झलकियां बनाने में 30 साल से ज्यादा का समय लगाया था, इसलिए वह पहले से ही पूरे कबीले द्वारा एक प्रतिभाशाली तलवारबाज के रूप में प्रशंसित था। लेकिन अथर्वसेन की तुलना में, हालांकि वह नहीं जानती थी कि अथर्वसेन की शुरुआती रेखा कितनी आगे थी या उसकी समझ की क्षमता कितनी भयानक थी। अन्यथा वह अपने पिछले जीवन में 200 साल की उम्र में स्वर्ग स्तर कैसे प्राप्त कर पाता। रात का खाना तैयार है, अथर्वसेन ने मुस्कुराते हुए कहा। उन दोनों को एक छोटी सी नदी मिली। नदी के किनारे जाकर उन्होंने सड़े हुए खूनी भेड़िए के शरीर को साफ किया। वे स्वाभाविक रूप से राक्षसी जानवर का खून बर्बाद नहीं करना चाहते थे और इसलिए उन्होंने सारा खून एक थैली में डाल दिया। इसके बाद अथर्वसेन ने अपने शरीर को शांत करने के लिए खून में नहाया। उन्होंने आग जलाई और बारबेक्यू के लिए भेड़िए का पैर काट दिया। उस पर थोड़ा नमक छिड़कने के बाद बहुत जल्दी ही एक सुगंधित खुशबू फैल गई। जंगल में यात्रा करते समय बहुत ज्यादा मांगें नहीं होनी चाहिए। जब उन्होंने भेड़िए के पैर को नाले के साफ पानी से धोया और वह सूख गया तो आसमान पूरी तरह से काला हो चुका था। उन्होंने अपनी यात्रा आगे नहीं बढ़ाई। इसके बजाय वे दोनों नाले के किनारे क्रॉस लेग करके बैठ गए और कल्टिवेशन करने लगे। अथर्वसेन ने राक्षसी जानवर के खून में नहाया।
उसने अपने इस्तेमाल के लिए खून का गाढ़ा सार निकालने के लिए अविनाशी स्वर्ग स्क्रॉल को प्रसारित करना शुरू कर दिया। महज 10 मिनट से कुछ ज्यादा समय के बाद इस घने चिपचिपे जानवर का खून पानीदार और पतला हो गया। उसके अंदर का सार पहले ही पूरी तरह से खत्म हो चुका था। जैसा मैंने सोचा था, किसी की काया को सुधारना वास्तव में काफी कठिन है, अथर्वसेन ने सोचा। आइए एक उदाहरण लें। अगर एलिमेंट गैदरिंग टियर में एक मार्शल आर्टिस्ट सचेत रूप से अपने शरीर को ढकने वाली मूल शक्ति का प्रयोग कर रहा हो ताकि वह रक्षा कर सके, जबकि दूसरी ओर बॉडी रिफाइनिंग टियर का मार्शल आर्टिस्ट पूरी ताकत से हमला कर रहा हो, तो भी बाद वाला उस रक्षा को नहीं तोड़ सकेगा। हालांकि अगर एलिमेंट गैदरिंग टियर का वह कल्टिवेटर बचाव नहीं कर रहा हो, तो उसकी काया बॉडी रिफाइनिंग टियर वाले मार्शल आर्टिस्ट से बेहतर नहीं होगी। उदाहरण के लिए, अगर एलिमेंट गैदरिंग टियर का कोई मार्शल आर्टिस्ट सो रहा हो और उस पर बॉडी रिफाइनिंग टियर का कोई व्यक्ति हमला कर दे, तो अधिक संभावना यही है कि लापरवाही की वजह से उसकी मृत्यु हो सकती है। वहीं दूसरी ओर, अगर कोई अपने शरीर को मजबूत कर लेता है, तो ये बचाव एक निष्क्रिय और स्थायी रूप में मौजूद रहेगा, जो कि व्यक्ति के सोते या बेहोश होने पर भी सक्रिय रहता है। लेकिन शरीर को मजबूत बनाना एक अत्यंत कठिन प्रक्रिया है, जिसमें बहुत सारे कीमती प्राकृतिक खजानों की आवश्यकता होती है। अथर्वसेन इसी प्रकार का था और अपने पिछले जीवन में उसने अपने शरीर को मजबूत करने पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया था। बेशक जानवर के खून को इतनी जल्दी परिष्कृत कर पाने का कारण अविनाशी स्वर्ग स्क्रॉल की शक्ति थी। यह एक अत्यधिक शक्तिशाली और प्रभावशाली कल्टिवेशन टेक्निक थी। अगर यह स्टोन स्किन स्किल जैसी कोई सामान्य तकनीक होती, तो उस जानवर के खून को पूरी तरह से परिष्कृत करने में 3 से 4 दिन भी लग सकते थे। अथर्वसेन को स्पष्ट रूप से महसूस हो रहा था कि उसकी मांसपेशियां अब कहीं अधिक सघन हो चुकी हैं और उसकी त्वचा सख्त हो गई है। अगर अब उसकी त्वचा पर पत्थर की कोई नुकीली चीज भी रगड़ी जाए, तो अधिक से अधिक एक सफेद खरोंच का निशान ही रह जाएगा। बहुत जल्द ही वह डेड ट्री टियर की काया प्राप्त कर पाने में सक्षम होगा। रात बीत जाने के बाद उन दोनों ने पहाड़ पर अपनी यात्रा आगे बढ़ाई, युद्ध के लिए राक्षसी जानवरों की तलाश में। दूसरे दिन से ऐसा लग रहा था कि उनकी किस्मत ने पलटी मार ली है, क्योंकि उन्हें लगातार राक्षसी जानवरों का सामना करना पड़ रहा था। इससे न केवल अथर्वसेन को वास्तविक युद्ध का अनुभव प्राप्त करने का एक बहुत अच्छा मौका मिला, बल्कि उसे जानवरों के रक्त की एक बड़ी आपूर्ति भी मिली, जिससे उसे अविनाशी स्वर्ग स्क्रॉल की अपनी साधना में लगातार आगे बढ़ने में मदद मिली। चौथे दिन वे जंगल से बाहर निकले और देखा कि 5 लोग कुछ ही दूर पर एक खुले मैदान में बैठे हैं। वे पांचों ऐसे दिख रहे थे जैसे वे किसी बहुत बड़ी लड़ाई से गुजरे हों। उनमें से हर कोई काफी दुखी दिख रहा था। ये पांचों युवा थे, सभी की उम्र 20 साल से कम थी। समूह के 3 लोगों ने बॉडी रिफाइनिंग टियर की 9th स्टेज हासिल कर ली थी, जबकि अन्य 2 8th स्टेज में थे। ग्रे क्लाउड टाउन जैसी छोटी जगह में उनके व्यक्तिगत साधना स्तर के आधार पर उन पांचों को निश्चित रूप से प्रतिभाशाली के रूप में सराहा जा सकता है। झरना लियू ने तुरंत अपना चेहरा छुपाने के लिए घूंघट निकाल लिया। वह बहुत सुंदर पैदा हुई थी और उसकी अलौकिक सुंदरता आसानी से समस्याएं पैदा कर सकती थी, हालांकि उसे खुद ऐसी समस्याओं का कोई डर नहीं था। भाई, तुम किस शहर से हो? एक युवक ने पूछा। उसकी आवाज़ आत्मविश्वास से भरी हुई थी, जिससे संकेत मिल रहा था कि वह किसी बड़े अमीर परिवार से होगा। अथर्वसेन मुस्कुराया और कहा, ग्रे क्लाउड टाउन। हम सभी गो रॉक टाउन से हैं, उस युवक ने कहना जारी रखा और अपने समूह का परिचय देना शुरू किया। मैं लियू डोंग हूँ, वह चेन पेंगजू है, वह हर्षवर्धन ली है, वह लड़का जो चांग है, और यहाँ ये सुंदरी श्रुति शर्मा है, कुलीन मिस जू। अथर्वसेन ने उन पांचों की ओर सिर हिलाया और कहा, मैं अथर्वसेन हूँ और यह झरना लियू है। अथर्वसेन, हमने अभी अभी एक हरा आध्यात्मिक फल खोजा है, फिर भी पास में एक बहुत शक्तिशाली राक्षसी जानवर पहरा दे रहा है, इसलिए हमारे पास उस तक पहुंचने का कोई रास्ता नहीं है। क्या आप हमारे साथ मिलकर काम करने में रुचि रखते हैं? झरना लियू ने अथर्वसेन को सुझाव दिया। उसके दोस्ताना रवैये के पीछे का कारण उसके शब्दों से स्पष्ट हो गया। ओह! अथर्वसेन का दिल धड़क उठा। एक हरा आध्यात्मिक फल न केवल एक कल्टिवेटर के साधना स्तर को बेहतर बनाता है, बल्कि यह एलिमेंट गैदरिंग टियर को तोड़ने की तैयारी कर रहे एक कल्टिवेटर के लिए भी बहुत फायदेमंद होता है। उसके सामने 5 लोग बॉडी रिफाइनिंग टियर की 9th स्टेज के शिखर को प्राप्त करने के बहुत करीब थे। अगर वे इस स्तर पर एक हरा आध्यात्मिक फल खाते हैं, तो यह उनकी सफलता के लिए बेहद मददगार होगा। आध्यात्मिक फल कीमिया की गोलियों से अलग होते हैं। वे पूरी तरह से प्राकृतिक खजाने होते हैं, इसलिए उन्हें खाने से कोई साइड इफेक्ट नहीं होता, जैसा कि कीमिया की गोलियों के मामले में होता है। अगर कोई लगातार कीमिया की गोलियां लेता है, तो उनमें मौजूद जहरीली अशुद्धियां उसके शरीर में जमा हो जाती हैं। हालांकि कुछ आध्यात्मिक फल ऐसे होते हैं जिनका प्रभाव इतना मजबूत होता है कि उन्हें खाने से पहले गोलियों में रिफाइन करना पड़ता है, अन्यथा यह आत्महत्या करने जैसा ही होगा। वह राक्षसी जानवर किस टियर का है? अथर्वसेन ने पूछा। मियास्मा क्लाउड बीस्ट, बॉडी रिफाइनिंग टियर की 9th स्टेज, चंद्रपाल जो ने उत्तर दिया। अथर्वसेन को अचानक समझ में आ गया कि ये 5 लोग भी क्यों शक्तिहीन थे।
चूंकि मियास्मा क्लाउड बीस्ट युद्ध के दौरान लगातार बड़ी मात्रा में जहरीला मियास्मा छोड़ता है, इसलिए लड़ाकों को अपनी सांस रोकनी पड़ती है। हालांकि एक हिंसक युद्ध में एक कल्टिवेटर के लिए भी वे कितनी देर तक अपनी सांस रोक पाएंगे। इस प्रकार बहुत कम समय में लड़ाई को समाप्त करने की विनाशकारी शक्ति के बिना मियास्मा क्लाउड बीस्ट को हराने का कोई तरीका नहीं होगा। हालांकि पहले तुम्हें मुझसे एक कृपाण का वार सहना होगा ताकि यह साबित हो सके कि तुम्हारे पास पर्याप्त ताकत है, हर्षवर्धन ली बोला और अपने हाथ में कृपाण लहराया। उसके चेहरे पर एक बहुत ही शांत भाव था, जो पूरी तरह से दिखावा करने पर आमादा था। अध्याय 29, मुझसे कृपाण का हमला छीन लो। तुम्हें सावधान रहना होगा, वो बॉडी रिफाइनिंग टेयर की 9th स्टेज में है। इसके अलावा उसका उपनाम है सेबर मैनियाक। कृपाणों के मामले में वो कभी मजाक नहीं करता, हंसराज ली ने चेतावनी दी। अगर तुम्हारा साधना स्तर बॉडी रिफाइनिंग टेयर की 7th स्टेज से ऊपर नहीं है तो बेहतर होगा कि तुम उसके हमले का सामना मत करो। अथर्वसेन ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया और कहा, मुझे सिर्फ एक वार सहना है। सिर्फ एक? हर्षवर्धन ली ने बेहद शांत और घमंडी अंदाज में जवाब दिया, जैसे वो कोई मास्टर तलवारबाज हो। बहुत अच्छा, तो फिर चलो। अथर्वसेन ने न तो अपनी ताकत का घमंड किया और न ही अपने प्रतिद्वंद्वी को तुच्छ समझा। उसने बस शांत भाव से सिर हिलाया। हर्षवर्धन ली आगे बढ़ा और अथर्वसेन के सामने आ गया। उसका दायां हाथ उसकी कमर पर टिकी कृपाण की मूठ पर था, लेकिन उसने अभी तक कृपाण नहीं खींची थी। उसका बायां पैर आगे और दायां पीछे था, शरीर थोड़ा झुका हुआ, चेहरा पूरी तरह एकाग्र। अथर्वसेन थोड़ा चौंका, ये लड़का वास्तव में थोड़ा सभ्य और किसी सच्चे तलवारबाज जैसा प्रतीत हो रहा था। अचानक हर्षवर्धन ली ने अपनी कृपाण खींची। एक तेज ठंडी चमक हवा में कौंधी और सीधी अथर्वसेन की ओर लपकी। डिंग! एक तीखी आवाज गूंजी और चिंगारियां उड़ पड़ीं। अथर्वसेन ने समय रहते अपनी तलवार खींची और उसे कृपाण की ब्लेड से रगड़ दिया, लेकिन तलवार सीधे कृपाण से नहीं टकराई, बल्कि उसने कृपाण की नोक से लेकर मूठ तक पूरी लंबाई में स्किम करते हुए संपर्क बनाया, जिससे कृपाण के भारी वार की ताकत निष्क्रिय हो गई। तलवार की गति अत्यंत तीव्र थी। हर्षवर्धन ली का हमला अप्रत्याशित रूप से विफल हो गया। यशवंत राज और उसके बाकी साथी सभी चौंक गए। इस एक वार में अथर्वसेन ने जो शक्ति दिखाई वह स्पष्ट रूप से बॉडी रिफाइनिंग टेयर का 7th स्टेज था। फिर भी वह हर्षवर्धन ली के पूर्ण शक्ति वाले वार को भंग करने में कामयाब रहा और असाधारण तलवार कौशल से भी अधिक का प्रदर्शन किया। तुम पास हो गए। हर्षवर्धन ली ने सिर हिलाया, उसके चेहरे पर बहुत अहंकारी भाव था। फिर भी अथर्वसेन ने अपनी लंबी तलवार को झटका दिया और कहा, आपको भी मुझ पर हमला करना चाहिए। हाँ, क्या तुम मेरी परीक्षा ले रहे हो? हर्षवर्धन ली ने जोर से ठहाका लगाया। हालांकि अथर्वसेन ने उसके कृपाण हमले को झेलने में कामयाबी हासिल की थी, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि वह उसके साथ बराबरी से लड़ सकता था। ये पूरी तरह से दो अलग अलग बातें थीं। कुछ ऐसा ही अथर्वसेन ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या तुम्हारी हिम्मत है तो लाओ। हर्षवर्धन ली ने आत्मविश्वास से कहा। जब उसने पहले हमला किया था तो उसने पुष्टि कर ली थी कि अथर्वसेन की साधना का स्तर केवल बॉडी रिफाइनिंग टेयर के 7th स्टेज में था। हालांकि वे दोनों बॉडी रिफाइनिंग टेयर के अंतिम चरण में थे, फिर भी 2 स्टेज का अंतर बहुत स्पष्ट था। अथर्वसेन के हाथ में तलवार बड़ी ही शानदार ढंग से आगे बढ़ी और अचानक आगे लपकी, सीधे हर्षवर्धन ली की गर्दन की ओर निशाना साधते हुए। हर्षवर्धन ली को स्वाभाविक रूप से अथर्वसेन के हमले का कोई डर नहीं था। उसने अपनी तलवार को एक ब्लॉक में लहराया। एक डिंग की आवाज के साथ लंबी तलवार उसके गले के ठीक सामने आकर रुक गई, एक बाल की चौड़ाई से चूकते हुए। तुम हार गए हो। अथर्वसेन ने अपनी तलवार वापस खींच ली। मैंने स्पष्ट रूप से तुम्हारा रास्ता रोका था। हर्षवर्धन ली बस बोलने ही वाला था जब उसने देखा कि अथर्वसेन ने अपनी तलवार को झटका दिया और सफेद रंग की ठंडी रोशनी की किरण तेजी से चमक उठी। तलवार ऊर्जा! लियू डोंग और उनके साथी एक साथ शॉक में आ गए। हर्षवर्धन ली अपनी अभिव्यक्ति को गंभीर होने से नहीं रोक सका। वह स्वाभाविक रूप से तलवार ऊर्जा की शक्ति को जानता था, इसलिए उसने सिर हिलाया और कहा, मैं हार गया। अगर अथर्वसेन ने अभी तलवार ऊर्जा जारी की होती तो वह इस समय केवल एक मृत शरीर होता। लियू डोंग और उसके साथी सदमे में थे और उनके चेहरों पर जैसे मौत उतर आए हो। ये तथ्य कि अथर्वसेन पहले ही हर्षवर्धन ली की कृपाण को रोक चुका था, उन्हें पहले से ही गहराई से प्रभावित कर चुका था। लेकिन अब ये तो वास्तव में ऐसा व्यक्ति था जिसने स्वॉर्ड एनर्जी भी बना ली थी। ये बात सच में अकल्पनीय थी। हर्षवर्धन ली की लड़ने की भावना फिर से जाग उठी। उसने कहा, चलो एक बार फिर से मुकाबला करते हैं। उसने अभी तक किसी ऐसे व्यक्ति के साथ युद्ध नहीं किया था जो तलवार ऊर्जा बना सकता हो। यह एक दुर्लभ मौका था। बहुत बढ़िया। अथर्वसेन ने सहमति में सिर हिलाया। उसे हर्षवर्धन ली को थोड़ा प्रशिक्षित करने का मन था, क्योंकि उसे लगा कि ये बदमाश सच में एक असली तलवारबाज के रास्ते पर आगे बढ़ सकता है। जैसे ही उसने ये कहा, उसका दाहिना हाथ फड़का और उसकी लंबी तलवार फिर से चमक उठी। हर्षवर्धन ली ने स्वाभाविक रूप से अपनी पूरी ताकत झोंक दी और अपनी भारी कृपाण को तेजी से एक वार में घुमाया।
वह कृपाण के वजन का उपयोग करके अथर्वसेन को अपनी जगह से हटने के लिए मजबूर करना चाहता था। उसने सिर्फ बचाव की बजाय हमला करने का रास्ता चुना। डिंग 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 दोनों लड़ाके जमकर भिड़े। हर्षवर्धन ली इस बार तुरंत मारा नहीं गया, लेकिन उसे काफ़ी चोटें आईं क्योंकि अथर्वसेन ने तलवार ऊर्जा का इस्तेमाल शुरू कर दिया था, जिससे हर्षवर्धन ली के शरीर पर कई जगह गहरे घाव हो गए। दसियों चालों के बाद हर्षवर्धन ली ने साफ तौर पर आत्मसमर्पण कर दिया। अगर वे और लड़ते तो शायद वह खून से लथपथ होकर सच में मर जाता। तलवार ऊर्जा वाकई में बेहद शक्तिशाली है, उसने एक ही समय में निराश और उत्साहित स्वर में कहा। अगर वह कभी कृपाण ऊर्जा बनाने में सफल हो जाए तो पूरा परिदृश्य ही बदल सकता है। निराश मत हो, तुम पहले से ही काफ़ी कुशल हो अथर्व, सेन ने शांत और सटीक स्वर में कहा। हालांकि उसने अपने पिछले जीवन में तलवारबाजी की कला पर ज्यादा समय नहीं बिताया था, फिर भी वह कितना बुद्धिमान था। इसके अलावा उसने एक बार स्वर्ग स्तर के शिखर पर पहुंचकर भी दिखाया था। उसका एक दिन का प्रशिक्षण बॉडी रिफाइनिंग टियर के व्यक्ति के 1 साल के प्रशिक्षण के बराबर होगा, या यहाँ तक कि कुछ सालों के प्रशिक्षण के बराबर भी। हर्षवर्धन ली की उम्र कितनी थी कि वह वास्तव में उसके साथ मुकाबला कर सके? श्रुति शर्मा और उसके साथी दोनों हैरान और बहुत खुश थे। उनका आश्चर्य इस बात से था कि हर्षवर्धन ली उनमें सबसे शक्तिशाली था, फिर भी वह अथर्वसेन का प्रतिद्वंद्वी बनने के लायक नहीं था। और उनकी खुशी इस बात से थी कि अब जब उनके पास इतना जबरदस्त तलवारबाज है तो उनके लिए ग्रीन स्पिरिचुअल फ्रूट पाने की संभावना काफ़ी बढ़ गई थी। 7 लोगों का समूह उस जगह की ओर बढ़ा जहां हरा आध्यात्मिक फल था। तो ऐसा लगता है कि भाई अथर्व ग्रे क्लाउड टाउन के सेन कबीले का उत्तराधिकारी है। ये थोड़ा अजीब है, हमें भाई अथर्व जैसे प्रतिभाशाली इंसान के बारे में बहुत पहले सुन लेना चाहिए था। रास्ते में अथर्वसेन बाकी 5 युवाओं के ध्यान का केंद्र बन चुका था और स्वाभाविक रूप से उनके सवालों से घिर गया था। ये तो सामान्य बात थी, उसके पूर्ववर्ती को ये पता ही नहीं था कि उसके पास अमर ग्रेड का स्पिरिट बेस है और न ही उसे 5 एलिमेंट्स हेवन ग्रेड स्किल के बारे में जानकारी थी। अगर वह पहले से प्रसिद्ध होता तो वो असामान्य लगता। अथर्वसेन ने बस इतना कहा कि वह पहले शांत स्वभाव का था और इस तरह उसने सवाल टाल दिया। हालांकि श्रुति शर्मा और उसके साथियों को झरना लियू में भी बहुत रुचि थी, लेकिन वह पूरे समय चुप रही और अथर्वसेन भी ऐसा नहीं लग रहा था कि वह उसका कोई परिचय कराने वाला है, इसलिए वे बस अपने दिल में जिज्ञासा लिए रहे। करीब 1 घंटे बाद वे एक बहुत ही नम स्थान पर पहुंचे। उनके सामने अचानक एक गुफा आ गई। वे अभी अंदर गए भी नहीं थे कि उन्हें पहले से ही एक सड़ी हुई बदबू आने लगी। लेकिन वे एक पौधे को हल्के से देख पा रहे थे जो लगभग 1 मीटर लंबा था। उसके तने पर कोई पत्तियां नहीं थीं, वह गन्ने जैसा दिख रहा था, लेकिन उसमें कई फल लटके हुए थे, न ज्यादा और न कम, बिल्कुल साथ। अगर हम और करीब गए तो मियाज़मा जहर से प्रभावित हो सकते हैं। अगर अंदर जाना है तो हमें अपनी सांस रोकनी होगी। वो मियाज़मा क्लाउड जानवर बहुत चालाक है, वो ज़रूर मियाज़मा जहर के प्रभाव क्षेत्र को नहीं छोड़ेगा। हमें उस मियाज़मा क्लाउड बीस्ट को बाहर निकालना होगा। अगर हम उसे कुछ सांसों के लिए भी रोक सके तो हम आध्यात्मिक फल निकालने में सफल हो सकते हैं। मिस झरना लियू और श्रुति शर्मा ग्रीन स्पिरिचुअल फ्रूट्स निकालने की जिम्मेदारी लेंगे। बाकी हम 5 लोग मियाज़मा क्लाउड बीस्ट को रोकने का काम करेंगे। सहमत? ये बात मुख्य रूप से अथर्वसेन की ओर संकेत करके कही गई थी। दोनों टीमें एक एक सदस्य को फल निकालने में लगाएंगी ताकि कोई एक पार्टी सारे फल लेकर भाग न जाए। अथर्वसेन मुस्कुराया और सिर हिलाया। अगर उन्हें पता होता कि झरना लियू का कल्टिवेशन स्तर क्या है तो शायद वे ऐसा सुझाव देने की हिम्मत न करते। हमें पहले उस मियाज़मा क्लाउड बीस्ट को गुफा से बाहर निकालना होगा। अगर हम अंदर लड़ाई करेंगे तो अपनी संख्या की ताकत का लाभ नहीं ले पाएंगे, जो चांग ने कहा। 5 ने अपने अपने हथियार निकाल लिए और आपस में टकराकर शोर मचाने लगे। कुछ ही पलों में एक जंगली सुअर जैसा दिखने वाला राक्षस गुफा से बाहर निकल आया। उसके शरीर पर हवा की थैलियां थीं जो लगातार धूसर धुंध छोड़ रही थीं। उसके होंठों के बाहर 2 लंबे और मोटे दांत निकले हुए थे जो छोटे भालों जैसे लग रहे थे और उसका दबाव बहुत भारी लग रहा था। यह मियाज़मा क्लाउड बीस्ट था। अपनी शक्ति के कारण ये बॉडी रिफाइनिंग टियर के राक्षसी जानवरों में ऊपरी स्तर का माना जाता था। वो गुफा के मुहाने पर आया, लेकिन उसने सीधा हमला नहीं किया। उसने जोर से गुर्राया और सामने खड़े 5 इंसानों पर अपने दांत चमकाए। उसके चारों ओर हवा की थैलियों से धूसर धुआं निकलता रहा, जिससे उसके ऊपर एक गहरा बादल सा बन गया। चलो हमला करें, जो चांग ने जोर से चिल्लाते हुए पहला कदम उठाया। लियू डोंग, चेन पेंगजू और हर्षवर्धन ली ने उसका पीछा किया। चारों ने एक साथ अपने हथियार हवा में लहराए और मियाज़मा क्लाउड बीस्ट की ओर दौड़ पड़े। लेकिन अथर्वसेन ने कोई हरकत नहीं की। वह चुपचाप पीछे खड़ा होकर सब कुछ देखता रहा। एक के सामने 4, भले ही हर्षवर्धन ली और उसके साथी संख्या में ज्यादा थे, लेकिन जहरीले धुएं के लगातार प्रभाव के कारण वे पूरी ताकत नहीं दिखा पाए और जल्दी ही पीछे हटने पर मजबूर हो गए।
अब वे घबरा रहे थे, क्या उन्होंने तय नहीं किया था कि सभी एक साथ हमला करेंगे? लेकिन अथर्वसेन तो बस किनारे खड़ा देखता रहा। ठीक उसी पल अथर्वसेन ने बिजली की गति से अपनी तलवार खींची, जैसे रोशनी को भी चीरता चला गया हो। अध्याय 30 महेश तिवारी जो बीच रास्ते से ही बाहर निकल गया। ये तलवार चाल वास्तव में बहुत चतुराई से समयबद्ध थी, क्योंकि मियास्मा क्लाउड बीस्ट ने अभी अभी लियू डोंग और उसके साथियों के संयुक्त हमलों का सामना किया था और उसकी रक्षा कमजोर हो गई थी, जिससे अथर्वसेन के लिए एक अवसर बन गया। लंबी तलवार लहराए, ऐसा लग रहा था जैसे कोई देवता स्वर्ग से उतर आया हो। पू की आवाज के साथ तलवार मियास्मा क्लाउड बीस्ट की दाहिनी आंख को भेदते हुए उसके शरीर में गहराई तक चली गई, मूठ तक। पेंग! मियास्मा क्लाउड बीस्ट जमीन पर भारी धमाके के साथ गिर पड़ा। वो सच में एक ही वार में मारा गया था क्या? माँ हाँ। लियू डोंग और बाकी लोग, जिनमें यशवंत राज भी शामिल था जो छिपे हुए थे, सदमे में तेजी से सांस लेने लगे। वो एक असली मियास्मा क्लाउड बीस्ट था, जो बॉडी रिफाइनिंग टियर में सबसे ताकतवर राक्षसी जीवों में से एक गिना जाता है, और उसे सिर्फ एक ही वार में मार दिया गया। इतनी अविश्वसनीय बात को वो कैसे पचा सकते थे? लेकिन तुरंत ही वे सभी वहां से भाग खड़े हुए। अगर किसी ने जरा भी रुककर बात की होती तो शायद वो सांस भी नहीं ले पाता। उन सब ने थोड़ी बहुत मियास्मा जहर वाली हवा अंदर ले ली थी, इसलिए उन्हें तुरंत अपनी अपनी साधना तकनीकों को सक्रिय करना पड़ा ताकि जहर को शरीर से बाहर निकाला जा सके, नहीं तो उनके आंतरिक अंग तक गल सकते थे। थोड़ी देर बाद लियू डोंग सबसे पहले अथर्वसेन की ओर बढ़ा और उसके कंधे को थपथपाते हुए बोला, मुझे लगा कि तुम पहले से ही इस हद तक डरे हुए हो कि तुम हिल भी नहीं सकते, लेकिन तुम वास्तव में बहुत ताकतवर हो। तुम्हारा एक वार वाकई बहुत तेज हो सकता है। हाँ, भाई अथर्व वास्तव में एक ही झटके में मियास्मा क्लाउड बीस्ट को मारने के लिए बहुत शक्तिशाली है, हर्षवर्धन ली ने कहा। इस तरह के एक साफ, निर्णायक वार को देखने में सक्षम होने के कारण वह भी बहुत उत्साहित महसूस कर रहा था, क्योंकि वह खुद एक तलवारबाज था। अथर्वसेन केवल मुस्कुराया। साधना स्तर जितना कम होगा, उतनी ही आसानी से कम साधना स्तर वाला व्यक्ति उच्च साधना स्तर वाले व्यक्ति को चुनौती दे सकता है। इसके अलावा मियास्मा क्लाउड बीस्ट ने अभी अपना ज्यादातर ध्यान लियू डोंग और बाकी लोगों पर केंद्रित किया था, जिससे उसे एक ही वार में उसे मारने का मौका मिल गया। यदि यह आमने सामने की लड़ाई होती तो अथर्वसेन निश्चित रूप से मियास्मा क्लाउड बीस्ट से समान आधार पर लड़ने में सक्षम नहीं होता, जब तक कि उसने पहले से ही मियास्मा जहर का मारक न ले लिया हो। जब विष का प्रभाव समाप्त हो गया तो उन्होंने हरे आध्यात्मिक फलों को एक एक करके तोड़ लिया, लेकिन पौधे को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। अभी अभी उन्होंने जो योजना बनाई थी वह इसलिए थी क्योंकि उनके पास समय कम था, और इसलिए वे केवल पौधे को उखाड़ने का विकल्प चुन सकते थे। लेकिन अब जब मियास्मा क्लाउड बीस्ट मर चुका था तो स्वाभाविक रूप से उन्हें ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। आखिरकार यह एक प्राकृतिक आध्यात्मिक औषधि थी। इसे नुकसान पहुंचाना प्रकृति के सामंजस्य को नुकसान पहुंचाने के बराबर होगा। 7 हरे आध्यात्मिक फल वे प्रत्येक एक प्राप्त कर सकते थे। हालांकि झरना लियू ने अपना फल अलग रख दिया था, लेकिन वह निश्चित रूप से बाद में इसे अथर्वसेन को सौंप देगी। हेंग, आध्यात्मिक फलों को पीछे छोड़ दो। उन्होंने एक ठंडी आवाज़ सुनी। 2 आदमी उनके पास आए, एक आगे था जबकि दूसरा पीछे था। एक जवान था जबकि दूसरा बूढ़ा था। छोटा आदमी लगभग 20 साल से ज्यादा का लग रहा था, जबकि बूढ़ा आदमी लगभग 70 या 80 साल का लग रहा था, जिसके सिर पर सफ़ेद बाल थे। वक्ता वह युवक था। वह आगे आगे चल रहा था, जबकि बूढ़ा आदमी नौकर की तरह उसके पीछे पीछे चल रहा था। अथर्वसेन ने निकट आ रहे जोड़े पर नजर डाली। स्वर्ग स्तर के योद्धा की अंतर्दृष्टि से वह तुरंत बता सकता था कि युवक बॉडी रिफाइनिंग टियर का 9th स्टेज का कल्टिवेटर था, जबकि बूढ़ा आदमी पहले से ही एलिमेंट गैदरिंग टियर का 9th स्टेज का कल्टिवेटर था। तू कौन है रे जो इतना घमंड पाले हुए है? लियू डोंग तुरंत खड़ा हो गया और उस अनजान युवक पर चिल्लाया। हालांकि उस युवक की नज़र श्रुति शर्मा के सुंदर शरीर और चेहरे पर पड़ी, जिससे उसके चेहरे पर एक लालची हंसी उभर आई। फिर उसने तिरस्कार भरे स्वर में कहा, तू मुझे जानता भी नहीं है, महेश तिवारी। हे, तो स्टोन वुल्फ संप्रदाय का नाम तो सुना होगा। मैं स्टोन वुल्फ संप्रदाय के 7वें एल्डर का सबसे बड़ा पोता हूँ। स्टोन वुल्फ संप्रदाय, ये 3 शब्द सुनकर लियू डोंग और बाकी सबके चेहरे पर भय की छाया दौड़ गई। रेन कंट्री में कोई भी यूं ही खुद को संप्रदाय या गुट घोषित नहीं कर सकता था। गुट, संप्रदाय, संघ और समाज, उच्च से निम्न तक ये 4 स्तर होते थे। जिसके पास स्पिरिचुअल ओशन टियर का योद्धा हो वो गुट कहलाता था। जिसके पास गशिंग स्प्रिंग टियर में एक मास्टर हो वो संप्रदाय, एलिमेंट गैदरिंग टियर का एक योद्धा रखने वाला संघ कहलाता था, और समाज सबसे नीचे की श्रेणी में आता था। स्टोन वुल्फ संप्रदाय 1000 मील के दायरे में सबसे बड़ा समूह था। अफवाहों के अनुसार उसके 9 बड़े बुजुर्ग सभी गशिंग स्प्रिंग टियर के कल्टिवेटर थे, जबकि उसका संप्रदाय मास्टर गशिंग स्प्रिंग टियर के 9th स्टेज के शिखर पर खड़ा था। अगर ये महेश तिवारी सच कह रहा है और उसका दादा वाकई में स्टोन वुल्फ संप्रदाय का 7वां एल्डर है, तो उसकी पृष्ठभूमि वाकई डरावनी थी।
हा 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 हा, अब समझ आया ना कि मैं कौन हूँ। आध्यात्मिक फल वहीं छोड़ दो और अपनी अपनी एक एक भुजा तोड़कर यहाँ से खिसक लो। हाँ, लेकिन ये दोनों लड़कियां यहीं रुकेंगी। महेश तिवारी ने फिर झरना लियू की ओर देखा। हालांकि उसका चेहरा उसने ठीक से नहीं देखा था, पर उसकी आकर्षक काया देखकर ही उसके दिल की धड़कन तेज हो गई थी। महिलाओं के साथ अपने पुराने अनुभव के दम पर वह समझ गया था ये लड़की जरूर बेहद खूबसूरत होगी। लियू डोंग और उसके साथी बहुत क्रोधित थे। वे आध्यात्मिक फल तो छोड़ सकते थे, लेकिन वास्तव में उनमें से प्रत्येक को अपना एक हाथ तोड़ना था। अगर कोई मार्शल आर्टिस्ट अपना हाथ तोड़ दे तो यह उसके अपने भविष्य को नष्ट करने के समान होगा। श्रुति शर्मा कांप उठी। वह जानती थी कि वह उसे क्यों पीछे रखना चाहता था, और इसने उसे एक ही समय में घृणा, क्रोध और भय का एहसास कराया। क्या आप अभी भी मेरा विरोध करने का इरादा रखते हैं? महेश तिवारी ने ठंडे स्वर में मुस्कुराते हुए कहा, एल्द इन्हें निराशा का एहसास कराओ। हाँ, युवा मास्टर, उनके पीछे खड़े सफ़ेद बालों वाले बूढ़े व्यक्ति ने सम्मानपूर्वक उत्तर दिया और फिर धीरे धीरे उनके पास आया। वह पहले एक झुकी हुई आकृति वाला व्यक्ति था, जो एक बूढ़े व्यक्ति का अवतार था। लेकिन अब हर कदम के साथ उसकी पीठ थोड़ी सीधी हो गई और उसकी आभा बढ़ती जा रही थी, जिससे लियू डोंग और अन्य लोग जल्दी ही फीके पड़ गए। एलिमेंट गैदरिंग टियर का 9th स्टेज का कल्टिवेटर। सच तो यह है कि लियू डोंग और अन्य लोग यह नहीं बता सकते थे कि एलडीयू का कल्टिवेशन स्तर क्या था। वे केवल इतना जानते थे कि वह उनसे कहीं ज़्यादा शक्तिशाली था, उनसे काफ़ी ज़्यादा शक्तिशाली। लेकिन चाहे वह एलिमेंट गैदरिंग टियर के किसी भी स्टेज पर क्यों न हो, बॉडी रिफाइनिंग टियर के कुछ युवाओं को दबाना उसके हाथ को उल्टने जितना आसान होगा। वे खत्म हो गए। लियू डोंग और अन्य लोग फीके दिख रहे थे। हालांकि वे बेहद अनिच्छुक थे, लेकिन वे ये स्वीकार करने से खुद को नहीं रोक पाए कि उनकी पृष्ठभूमि नए लोगों की पृष्ठभूमि से तुलना नहीं कर सकती। जहां तक अपने विरोधियों की ताकत के साथ अपनी ताकत की तुलना करने की बात है, तो वे ऐसा करने में भी असमर्थ थे। तुम अपना घूंघट हटाओ, महेश तिवारी ने झरना लियू की ओर इशारा करते हुए कहा। जितना अधिक वह झरना लियू के फिगर को देखता था, उतनी ही अधिक उसके दिल में आग भड़कती थी और उतना ही अधिक वह उसका असली चेहरा देखना चाहता था। यदि झरना लियू का वास्तविक रूप उसकी अपेक्षाओं के अनुरूप नहीं होता, तो महेश तिवारी निश्चित रूप से उसे एक ही वार में खत्म कर देता, क्योंकि उसने उसे बिना किसी लाभ के इतनी उम्मीदें दिला दी थीं। नतीजे, महेश तिवारी ने स्वाभाविक रूप से कभी इस बात के बारे में नहीं सोचा था। स्टोन वुल्फ संप्रदाय इस क्षेत्र का राजा था। जब तक उन्होंने रेन कंट्री के प्रति कोई देशद्रोह नहीं किया, तो क्या हुआ अगर उसने कुछ लोगों को मार डाला? झरना लियू ने स्वाभाविक रूप से कोई जवाब देने की जहमत नहीं उठाई। हाँ, क्या तुमने मेरी बात नहीं सुनी? महेश तिवारी थोड़ा चिढ़ गया था। उसे घमंडी और दबंग होने की आदत थी। उसे सबसे ज्यादा गुस्सा तब आता था जब कोई उसकी आज्ञा की अवहेलना करता था। झरना लियू ने अथर्व सेन की तरफ देखा। अथर्व सेन के चेहरे पर मुस्कान देखकर उसने धीरे से अपने घूंघट की तरफ हाथ बढ़ाया और शांति से उसे उतार दिया। एक क्षण में ऐसा लगा जैसे पूरा परिवेश चमक उठा हो। इस दुनिया में इतनी खूबसूरत लड़की कैसे हो सकती है? क्या शानदार सुंदरता थी, कितनी विनाशकारी सुंदरता। हालांकि उसका व्यवहार हिमखंड की तरह ठंडा था, लेकिन इससे किसी को भी उसे जीतने की और भी प्रबल इच्छा होती थी। इस सुंदरता को अपने घुटनों पर एक आकर्षक पालतू के रूप में झुकाने में सक्षम होना, ये कैसी उपलब्धि होगी। लियू डोंग और बाकी लोग पहले तो अपनी सांस रोकने की हद तक आश्चर्यचकित थे, लेकिन फिर तुरंत दया महसूस करने लगे, क्योंकि इस तरह की उत्कृष्ट सुंदरता महेश तिवारी के हाथ लगने वाली थी। महेश तिवारी स्वाभाविक रूप से बेहद चकित और प्रसन्न था। उसने कभी नहीं सोचा था कि वह वास्तव में ऐसी सुंदरता से मिल जाएगा। उसकी आंखें इतनी चौड़ी हो गई थीं कि लग रहा था जैसे वे बाहर निकल जाएंगी। वह जोर से हंसा और बोला, सुंदरता, यहाँ आओ। सावधान रहें, युवा मास्टर, वह एलिमेंट गैदरिंग टियर में है। एल्दयू अचानक बोल पड़े। उनका झुर्रियों से भरा चेहरा अत्यंत गंभीर हो गया। वह इस महिला की असली शक्ति नहीं देख सका। अपने से कम टियर वाले किसी व्यक्ति का कल्टिवेशन स्तर देखना संभव था, लेकिन इसके लिए दोनों पक्षों के बीच एक विशेष दूरी होनी जरूरी थी। एल्दयू, जो शक्ति में झरना लियू से बहुत नीचे था, केवल ये पहचान सका कि झरना लियू पहले ही एलिमेंट गैदरिंग टियर तक पहुंच चुकी थी, लेकिन उसका वास्तविक स्टेज नहीं बता सका। लियू डोंग और उसका समूह, साथ ही महेश तिवारी, सभी को जबरदस्त शौक लगा और वे पूर्ण अविश्वास में भर उठे।